हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा भारद्वाज और आप देख रहे हैं लर्न हिस्ट्री। तो आज से हमने अपनी एचटेट 2024 के लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के बाद उनमें जो टॉपिक्स आए हैं उनके ऊपर हम अपनी स्ट्रैटेजी को फोकस करते हुए अपनी 2024 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो आज वाली जो क्लास है उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभी जो दिसंबर 2023 में आपका क्वेश्चन पेपर आया था लेवल 3 के लिए, उसमें जो सीडीपी वाला पार्ट था उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और उसमें हम बहुत अच्छे से ये ध्यान करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस होंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि लर्न हिस्ट्री एप्लीकेशन पर हमारा एचटेट 2024 को लेकर बैच अनाउंस हो चुका है लेवल 3 पीजीटी के लिए। इसमें आप जर्नल पेपर या फिर हिस्ट्री के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग बैच आप परचेज कर सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा है तो आप दोनों ही बैचेस को कंबाइन तरीके से भी ले सकते हैं जिसमें आपकी फीस बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर? तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं। तो हम 2023 में जो हमारा लेवल 3 में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो सीडीपी वाला पार्ट था हम उसकी तरफ आज बढ़ रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस थे। तो हमारे सामने है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा या धार्मिक शिक्षा? इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ मैं आपके सामने है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन would be appropriate for socially deprived children? Informal education, special education, inclusive education या religious education? तो हम यहाँ पर अगर हमें नहीं भी आता है ना तो हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, और हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं क्या उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा उपयुक्त होगी। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि जो आप किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर रहकर सीखते हैं। वो तो हर एक बच्चा अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने नेबर से या अपने रिलेटिव से सीखता ही है। ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेशल चीज तो है नहीं कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए ही वो हो। हमें तो ये हमारा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा। जब हम विशिष्ट शिक्षा की ओर जाते हैं तो ये आपके वंचित छात्रों के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए होती है जिनको स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है, जो फिजिकली या मेंटली किसी तरीके से थोड़े से हम देखते हैं ना कि थोड़े लो होते हैं, उनके लिए हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखें धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा तो हमारे इंस्टीट्यूशन में मान्य ही नहीं है। मतलब ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं आते कि किसी धर्म विशेष से संबंधित आप शिक्षा प्रदान करें। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन हमने यहाँ एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे सामने एक ऑप्शन बचा है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बेस्ट है आपके लिए ऑप्शन, क्योंकि इसमें हम हर तरीके के बच्चे को एक साथ साथ में रखकर इंक्लूसिव तरीके से शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा, या आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? तो आप यहाँ देखें, आपके सामने ऑप्शंस हैं। अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, अहम पहचान एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है, अहम पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है, या फिर अहम पहचान का कोई सामाजिक पहलू मनोसामाजिक पहलू नहीं है। अहम पहचान मतलब ईगो आइडेंटिटी। तो ईगो आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और वो किशोरावस्था के संबंध में हमसे पूछा गया है कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर उसका कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट है। तो आप इसको समझ के याद करेंगे। थर्ड है अपना, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो जहां पर नहीं वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको नहीं को हाईलाइट कर देना है, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में नहीं वाले शब्द को नोटिस नहीं करते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ हम देखें कि नहीं शब्द है तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव आपको यहाँ पर ऑप्शन लगेगा हम उसको यहाँ पर अपना आंसर मानेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ ऑप्शंस में जा रहे हैं। अब सारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं या परंपरागत विचार?
इंग्लिश में पढ़ती हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, हाई इमेजिनेशन, कन्वेंशनल थॉट्स। तो आप यहाँ पर देखें कि जो विशेषता है, सृजनशील बालक की कौन सी विशेषता है, हमसे नहीं पूछा है, लेकिन हम देखें विशेषता है कौन सी। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है हमारी, ये तो विशेषता होती है। जिज्ञासा का होना भी अच्छा माना जाता है बच्चों में, वो भी सृजनशील बालक की एक निशानी है। जितनी अच्छी, मतलब जितनी ज्यादा जिज्ञासाएं बच्चे के अंदर होंगी, बालक के अंदर होंगी, वो उतना ही अपने नॉलेज को एनहेंस करता है, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स फाइंड आउट करने की वो कोशिश करता है। कल्पनाएं भी अच्छी बात है, इमेजिनेशन करना। फिर हम फोर्थ ऑप्शन देखें, परंपरागत, कन्वेंशनल थॉट, मतलब जो पहले से चले आ रहे विचार हैं, सिर्फ उनकी बात करना, उन्हें ही अपनाना। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये हमारा यहाँ पॉजिटिव नहीं है, ये हमारा नेगेटिव है। ये सृजनशील बालक की पहचान नहीं है। सृजनशील बालक की पहचान क्या है कि वो परंपरागत विचार यानी कि जो पीछे से चले आ रहे विचार हैं, उनको ना मानते हुए कुछ नए विचारों को अपनाए, कुछ नए विचारों का सृजन करे। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। यहाँ पर भी आपका नहीं शब्द है। मतलब कौन सा जो है ऑप्शन आपका इसमें नहीं में आएगा, मतलब वही हम सबसे ज्यादा नेगेटिव जो शब्द है उसको ढूंढेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, ऑब्वियसली ये तो हम करते ही हैं कि हम बच्चे को सिखाते ना कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हें मतलब गुड गर्ल बैड गर्ल वाली जो चीज होती है, या गुड बॉय बैड बॉय वाली जो चीज है, कि ऐसा करेंगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, ऐसा करेंगे तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। तो ये सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, ये तो प्रभाव डालती है। फिर सेकंड है स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, ये भी होता है। थर्ड है आपकी सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ नहीं वाला शब्द ढूंढना है, नेगेटिव वाला। तो ये जो पूर्वाग्रह है ना, ये हमारा नेगेटिव टर्म आती है, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। ठीक है, मतलब बायसनेस जो है आपकी, प्रिजुडाइज जो आप एक शब्द पढ़ते हैं, कि ये जो है आपका सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास जो होता है, कि ये आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। अब अगर आगे क्वेश्चन में ये आए कभी कि कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तब आपका ये ऑप्शन आएगा, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। वाइगोस्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या करता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता है, या बच्चा किसी विज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी क्या नहीं कर सकता है। इसको हम समीपस्थ विकास क्षेत्र को बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर आपने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी हो कभी, तो हम इसमें देखते हैं कि हम इसको सर्कल से समझते हैं। ठीक है, एक सर्कल ऐसा, एक ये वाला, और एक ये वाला। मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है, सबसे छोटा जो सर्कल है, ये वो सर्कल है जहां बच्चा बिना किसी की हेल्प के खुद से परफॉर्म कर रहा है। बच्चे को 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आती है, और वो 1 से लेकर 10 तक आपको अच्छी तरीके से सुना पा रहा है। फिर जब आपने कहा भाई 10 के आगे भी सुनाओ, ठीक है, लेकिन उसने 10 के आगे थोड़ी थोड़ी तो सुनी है, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा महारती नहीं है, उसको बहुत अच्छे से नहीं याद है। तो आप थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्ट करोगे, थोड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जब आप हेल्प करेंगे, आपने बोला चलो अच्छा 11, तो आपने जो उसकी 11 की हेल्प की, तो उसने उसके बेस पे, आपकी हेल्प से उसने वो 12 पे आ गया, 13 पर आ गया। फिर आपने उसको 14 बता दिया, थोड़ा सा और उसकी हेल्प की, तो वो 15 पर आ गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये सेकंड वाला जो जोन है, ये वो वाला जोन है आपका जिसको आप बोलते हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में, यानी कि आप किसी, अब वो एम जो आपका ज्ञानी व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर, इसको हम MKO बोलते हैं। ठीक है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो भी आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है। अब वो बच्चे का कोई सहपाठी हो सकता है, कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो भी उसकी हेल्प कर रहा है इस जोन में। तो ये जो बीच वाला जो जोन है ना सेकंड नंबर पे, ये वाला आपका जो जोन है, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक जो ये बाहर वाला जो सर्कल मैंने बनाया है, ये वो वाला एरिया है जहां बच्चा किसी की हेल्प से भी कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, कि मतलब अगर बच्चे ने 20 के आगे की काउंटिंग कभी सुनी भी नहीं है तो आप कितनी भी उसको हेल्प प्रोवाइड कर ले, वो आगे नहीं सुना पाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो सर्कल हम देख रहे हैं जिसमें बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में या किसी मोर नॉलेजेबल अदर, जो भी व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है, उसकी मदद से कुछ सहायता से परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, ये वाला जो क्षेत्र है समीपस्थ विकास क्षेत्र आपका कहलाता है। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? रचनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक या योगात्मक? If a learner does not achieve the expected performance, what type of testing is done to find out the reason? Formative, डायग्नोस्टिक, रिमेडियल और सबमिटिव। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन के आया है आपके इवैल्यूएशन टॉपिक से। तो यह जो इवैल्यूएशन हम पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन के टाइप में आप फॉर्मल इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रचनात्मक जो आपका इवैल्यूएशन है, ये आप कब कब करते हैं? जब बच्चा लर्निंग प्रोसेस में है। ठीक है, जो आप बीच बीच में आपने चैप्टर समझा रहे हैं और बीच बीच में आप बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो आप समझाना चाह रहे हैं क्या वो बच्चा समझ पा रहा है या नहीं। तो ड्यूरिंग द क्लास जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और जब अंत में, मतलब जब एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर क्या है, आप करते हैं सबमिटिव इवैल्यूएशन। तो जो आपकी एक जो होता है ना कि आप जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वहां हमेशा एक बेटर परफॉर्म करने के आपके सामने क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप उसको अलग तरीके से समझाएंगे, फिर आप उसका फॉर्मेटिव वैल्यूएशन करेंगे। अब फिर भी लगता है कि वो उसको थोड़ा कम समझ आए तो आप उसको फिर दोबारा से अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन जो समेटिव वैल्यूएशन है ये फाइनल असेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें फाइनल जो अचीव्ड गोल है उसके बारे में आप पता लगाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं रेमेडियल। रेमेडियल में क्या है कि अगर आपको समस्या का पता चल गया है कि कहाँ समस्या है, क्यों बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको रेमेडी देंगे, उसका उपचार करेंगे, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और डायग्नोस्टिक जो आपका है, निदानात्मक उपचार जिसको हम बोलते हैं, या निदानात्मक इवैल्यूएशन जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें क्या हो गया कि हमें कारण पता करना है। मतलब हमने जो उम्मीद लगाई थी, जो हमारी अपेक्षाएं थी कि बच्चा उपलब्धि, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हम चाह रहे थे कि ये होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं अचीव कर पाया, तो हम क्या करेंगे, कारण का पता लगाएंगे कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो गोल अचीव नहीं हुआ, तो वो क्यों गोल अचीव नहीं हुआ। तो ये जो हम कारण का पता लगाने वाले हैं, ये हम करते हैं डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, अब हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। तो आपके एचटेट के एग्जाम्स में बहुत अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं और आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको लगाएंगे कि एनसीएफ 2005 में आपकी ये वाली डेफिनेशन आपकी दी गई है। वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन है। शरीर के आकार में परिवर्तन, ये होता है। पुराने लक्षणों का विलोपन, ये भी होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जो उसकी बचपन की हम चीजें देखते हैं वो विलोप होती जाती हैं, वो डिसअपियर होती जाती हैं। शरीर के अनुपात में परिवर्तन, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, ये भी होता है, नई नई विशेषताएं भी डेवलप होती हैं अनुपात के आधार पर ही। ऐसा नहीं ना कि सिर और जो नीचे का बॉडी पार्ट है उसमें अलग रेशो में परिवर्तन हो जाए, एक अनुपात में ही परिवर्तन होता है, वृद्धि विकास होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है, ए बी एंड सी चारों ही आपके यहाँ पर सही माने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का अधिगम यानी कि लर्निंग पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है? तो हम यहाँ पर वही अपने कीवर्ड को ढूंढेंगे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को
ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग, कि मोटिवेशन से हम सीखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक शब्द आपको साफ साफ नजर आ रहा है, शीन करना। जो मोटिवेशन है वो सीखने के व्यवहार को कम नहीं करता है, बल्कि वो और ज्यादा प्रेरित करता है बच्चों को सीखने के लिए। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, व्यक्तिवाद एवं विनिमय, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिक अधिकार, सार्वभौमिक नियम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नैतिकता का स्तर सामने यहाँ पर ये थोड़ा सा इधर हो गया है, 1, 2 और 3 और 4, ये आपके 4 लेवल्स हैं अलग अलग। तो ये आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। हाँ, 1, 2, 3, 3 यहाँ पर फिर थर्ड ही आएगा, क्योंकि नैतिकता के 3 ही स्तर है। ठीक है। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अविराम सीखना, पूर्ण सीखना, अंश सीखना या प्रासंगिक सीखना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब वो ऑटोमेटिकली सीख रहा है, बिना मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने कोई टारगेट सेट किया है कि ये सीखना है, बस एक्सीडेंटली खुद से ही सीख जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, यानी कि प्रासंगिक सीखना। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा के या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, मतलब नेचुरल तरीके से, आप चाहते भी नहीं है फिर भी सीख जाता है खुद से ही, तो हम उसको बोलते हैं प्रासंगिक सीखना या इंसिडेंटल लर्निंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर आपका ऑप्शन में आप नहीं को ज्यादा फोकस करें। वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है, ये तो जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही है ना। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स होमोस्टेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? अभी आपने देखा ना, अभी इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन आपने पीछे किया इवैल्यूएशन के टाइप से, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में से कि कौन सी परीक्षाएं आपकी सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है। तो ऑप्शन है लिखित, मौखिक, व्यवहारिक या प्रायोगिक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि जब हम बच्चे की शुरुआत से लेकर और आखिर तक, मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से लेकर के सबमेटिव इवैल्यूएशन तक पहुंचते हैं, तो हम ये हर तरीके से जांच करते हैं कि बच्चे की का जो समझ का स्तर है वो कितना है, या वो क्या समझ पा रहा है जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं। तो वो लिखित परीक्षा भी हम बच्चे की लेते हैं, मौखिक भी लेते हैं, व्यवहारिक भी, और प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम वहां पर जांच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों व आकृतियों द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन का भी नहीं पता, सेकंड का भी नहीं पता, और फोर्थ के बारे में भी आपको आइडिया नहीं है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि जो हमारा बुद्धि परीक्षण है वो हर एक स्तर के व्यक्ति के लिए है, वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव आपका स्टेटमेंट हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर 4 पेयर आपको दिए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो लेकिन आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में से जो पिक करनी है चीज कि त्रिआयामी जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया है? वो गिलफोर्ड ने दिया है। तो आप इसको याद रखें कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत हमें गिलफोर्ड ने दिया है, और उन त्रिआयामी सिद्धांत में कौन से 3 आयाम हैं, कौन से तत्व हैं,
तो वो आपको इस ऑप्शन में से मिल जाएगा। तो आपका एक छोटा सा टॉपिक में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से बना लेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है इकाई, और इसका आयाम है उत्पाद, संज्ञान संक्रिया, मूल्यांकन संक्रिया, संबंध, विषय वस्तु। तो आप इसमें देख रहे हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ये त्रिआयाम में से एक नहीं है। कौन से हैं हमारे तत्व? इकाई, संज्ञान और मूल्यांकन। और इकाई का आयाम है उत्पाद, संज्ञान का है संक्रिया, मूल्यांकन का भी संक्रिया है, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा की फीचर नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का। तो आप यहाँ पर देखें, सार्थक सीखने के अवसर, एकल शिक्षण मार्ग, सतत मूल्यांकन, सुलभ शिक्षण सेटिंग्स। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि कौन सा वाला सही नहीं है, तो जो बाल केंद्रित अधिगम है उसको हम सिंगल लर्निंग पाथवे में अगर देखें, तो ये तो हमारा सबसे नेगेटिव आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम इसी, और नहीं ही पूछा गया हमसे, नेगेटिव ही पूछा गया है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा एकल शिक्षण मार्ग, यानी कि सिंगल लर्निंग पाथवे हमारा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है, अलग अलग आयामों को सीखता है, और उसके लिए बहुत सारे हम रास्ते बनाते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो हमारे सामने जो पॉजिटिव आंसर्स थे हमने उसको अलग किया, और जो एक नेगेटिव है हमने उसको अलग किया। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन ये भी हमारे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का एक फीचर माना जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ये भी हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का एक फीचर माना जाता है। और एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग्स को भी हम क्या मानते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच का एक फीचर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, बेंड्यूरा के अनुसार प्रक्षेणात्मक शिक्षण सीखने के लिए कौन सी अंत संबंधित प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अल्बर्ट बंड्यूरा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में आप 2 क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से देखने वाले हैं कि जो अल्बर्ट बंड्यूरा है, इन्होंने कौन सा वाला अपना एक जो दिया था, जो थ्योरी दी थी, उसमें पहली बात तो इन्होंने किसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम इनका सबसे फेमस जो है ना, अल्बर्ट बंड्यूरा का वो बोबोडोल जो हमारा है एक्सपेरिमेंट, उसको हम देखते हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स बच्चों के बनाए जाते हैं और उसमें एक बोबोडोल के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक ग्रुप के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ा और दूसरे ग्रुप के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ा। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी इस सेशन के बाद वाले सेशन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो हम देख रहे हैं अटेंशन, अवधानात्मक प्रक्रियाएं, रिटेंशनल प्रक्रिया यानी कि अवधारणात्मक प्रक्रियाएं, मोटिवेशनल प्रोसेस प्रेरणात्मक, और कॉम्बिनेशनल प्रोसेस अपनी संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर हमारे ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, और अपना संयोजनात्मक प्रक्रिया जो है ये सही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब ये सेम टॉपिक से आपका क्वेश्चन बना है, बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहरा कर यही व्यवहार सीख ले, दोहरा कर वही व्यवहार सीख ले, तो इसे क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं मॉडलिंग। जो बंडूरा ने अपना सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, इसको हम मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं कि बच्चे क्या है ना, अपने सामने जो लोग हैं उनको देख करके उन्हें कॉपी करके सीखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। कि वो मॉडलिंग को देख करके उनके सामने कोई रोल मॉडल होता है, जैसे कोई किसी बच्चे ने अपने पेरेंट को, अपने माता में से या पिता में से किसी व्यक्ति को किसी व्यवहार को करते हुए देखा, तो वो उसी व्यवहार को सीख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि उनके सामने एक मॉडल है जिसके थ्रू उन्होंने उस व्यवहार को सीखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर हो गया अपना मॉडलिंग। ठीक है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमारे क्वेश्चन में से हमें एक टॉपिक, एक छोटा सा हमें मिल रहा है हमारा पॉइंट, जो हमें याद रखना है कि जो त्रितंत्र सिद्धांत है ये किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, और ये किसका, इसमें इन्होंने कौन से घटक को शामिल नहीं किया है ये हम देखने वाले हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, मेटा घटक, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण अर्जन घटक। मेटा कंपोनेंट, एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा प्रयोगात्मक घटक यानी कि एक्सपेरिमेंटल
कंपोनेंट। तो कौन से वाले शामिल हैं वो भी आप इसमें से याद करें। कौन सा है? एक तो मेटा कंपोनेंट, निष्पादन कंपोनेंट और ज्ञान संग्रहण कंपोनेंट जो है आपका यहाँ पर, ये तीनों ऑप्शन आप इसमें टॉपिक के साथ याद करेंगे कि त्रितंत्र सिद्धांत के कौन से उप घटक हैं, या ये तीनों हैं और कौन सा नहीं है, प्रयोगात्मक घटक नहीं है। एक अधिगम निर्योग्यता जो अंक गणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है उसको क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अंक गणितीय, गणित में आप क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम अपने शब्द को ढूंढ लेंगे, ये ट्रिक्स होती है याद करने की, कि डिसकैलकुलिया जो है आपका, कि कैलकुलेशन में जब आप गड़बड़ी कर रहे हैं, तो बच्चा जिसको कैलकुलेशन में या अंक गणितीय कौशल में उसकी उसे समस्या है, उसे कोई समस्या आती है अंक गणितीय कौशल से संबंधित, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलेशन से याद रखेंगे डिसकैलकुलिया। अगर लिखने से संबंधित है तो डिसग्राफिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक आपकी जो आपकी अधिगम अक्षमता का टॉपिक है, जिसमें अलग अलग तरीके की जो अक्षमताएं हैं, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, वो आपकी पूरी की पूरी टेबल हम आपको लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी उसको समझाकर मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगी। अब है अपने पास फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, इनके व्यक्ति का पूरा नाम है। इन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 व्यवस्थाओं का क्रम पूछा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको याद करेंगे OAPLG से। ठीक है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। ठीक है, OAPLG, इससे आप याद कर लेंगे। और ये है अपना, हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो OA कहाँ आ रहा है हमारा, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल स्टेजेस। इन 5 अवस्थाओं का क्रम आपको ऐसे ही याद करना है। इनके विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं हम अपनी डिटेल्ड क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप ये याद करें कि 5 अवस्थाएं हैं और इनका क्रम क्या है, और ये किसने दिया है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अब आपके सामने है पेवलव से संबंधित एक क्वेश्चन। पेवलव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे सामने पेवलव, आपने पेवलव का नाम पहले भी सुना होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ये जुड़ा हुआ। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पेवलव ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें डॉग के सामने पहले तो मतलब वो आपने सुना होगा ना कि खाना लाया जाता है, बेल बजाई जाती है, शुरू में तो उसको बेल का मतलब ही नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन जब उसके सामने व्यवहार को दोहराया जाता है तो उसको समझ आ जाता है कि बेल बजेगी मतलब खाना मिलेगा। ठीक है, तो उसके अब नेक्स्ट टाइम बेल बजी लेकिन खाना नहीं आया, पर उसको लग रहा है कि खाना आने वाला है, तो वो बिना खाने को देखे ही उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है कि है ना, कि खाना आने वाला है उसको, क्योंकि दीपक मिल गया है उसको, सिग्नल मिल गया है। ठीक है, तो ये जो पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत है, जिसको कि हम बोलते हैं पेवलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें इसके संदर्भ में स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कार्यक्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो आंसर होगा आपका डिले, विलंबित। अब हमारे सामने है प्याजे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है प्याजे का, है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और इसके बिना तो सीडीपी बिल्कुल शुरू ही नहीं हो सकती है ना। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो सबसे पहले तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो इसके लिए हम ऐसे पढ़ते हैं SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हमारी आती है, जनरलाइजेशन की जो पावर जो आती है कि कब बच्चा सामान्यकरण करना सीख जाता है, तो ये आपका सीखता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो जो प्रतिभाशाली है
है ना। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम वो देखते हैं। स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर, बिल्कुल ये तो करने ही चाहिए। एक्सेलरेशन त्वरण, ये भी करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। संवर्धन कार्यक्रम, एनरिचमेंट प्रोग्राम, तो ये भी हमें करना चाहिए। उपचारात्मक परीक्षण हम किसको देंगे, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था ये वाला टॉपिक थोड़ा सा, जब हम इवैल्यूएशन पढ़ रहे थे, तो हम रेमेडी किसको देते हैं, जिस बच्चे के सीखने में हमें कुछ कमी नजर आती है, हमें अपेक्षित व्यवहार नहीं मिल पाता, अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाता। अभी क्वेश्चन आया था पीछे, तो वो जो अपेक्षित रिजल्ट हमें नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, उसका कारण जानेंगे। कारण जानने के बाद फिर उसका उपचार करेंगे, यानी कि रेमेडी देंगे। तो वो वाला जो ये जो उपचारात्मक शिक्षण है, ये आपके टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, ये उनके लिए है जिनके सीखने में कुछ कमी रह गई है, जिनसे हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो बाकी के जो तीन ऑप्शन है, स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर, त्वरण और संवर्धन कार्यक्रम, ये आपका बिल्कुल सही इसके साथ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब सबको साथ लेकर चलना, सबके सबको मतलब चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सबको एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड करना। तो आप इसमें देखो, पहला ऑप्शन पृथक्करण का सिद्धांत, फिर है सहयोग का सिद्धांत, फिर है विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत, शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत। तो हमें सबसे नेगेटिव यहाँ पर सर्च करना है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। आप देख रहे हैं नहीं वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे पृथक्करण का जो सिद्धांत है, अभी हम समावेशी शिक्षा मतलब सबको साथ लेकर चलने की, है ना, सबको एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके साथ पृथक्करण मतलब अलगाव, सेग्रीगेशन जा रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है, व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन कौन सा नहीं करता है। तो पहला है आपका विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिक अनुदेश, पाठ्यक्रम अनुकूलन, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान। तो विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान ये तो होना चाहिए जब आप भिन्नताओं के अनुसार कर रहे हैं। करिकुलम एडेप्टेशन ये भी होना चाहिए, व्यक्तिगत व्यक्तिक अनुदेशन ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर विद्यार्थियों का बड़ा समूह है, तो आप व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार कैसे शिक्षण कर पाएंगे, उसके लिए तो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाना होता है, ताकि आप अलग अलग विशेषता के आधार पर उस बच्चे को शिक्षण प्रोवाइड कर सके। अब है आपके सामने क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है। तो हमें यहाँ पर नहीं मतलब नेगेटिव शब्द ही है यहाँ पर ढूंढना है। बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होना चाहिए। सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये भी होना चाहिए। उन्हें आवश्यक सहायता सेवा प्रदान करना, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा है। उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना। देख रहे हैं, शुरू में आपको पॉजिटिव दे दिया और बाद में आपके सामने नेगेटिव आ गया, कि मुख्य धारा से बाहर रखना, ये तो एक नेगेटिव चीज आ गई और हमसे नेगेटिव ही पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास केंद्रीय अक्ष की से छोर की ओर बढ़ता है। तो कौन सा संदर्भ, विकास की कौन सी विशेषताएं हैं, है ना, पहले हम वो देख लेते हैं। तो विकास परिपक्वता और अधिगम का उत्पाद है, ये बिल्कुल इसकी विशेषता है। ठीक है, विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, सिफेलोपोडल इसको बोलते हैं, सिर से पैर की ओर। तो ये थर्ड भी आपका ठीक है। फिर है आपका विकास केंद्रीय अक्ष से शोर की ओर बढ़ता है, प्रोक्सिमो डिस्टल इसको बोलते हैं, तो ये भी आपका सही है। लेकिन हमसे नहीं पूछा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास की आरंभिक अवस्था जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर होती है, उसमें बहुत तेजी से विकास होता है। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत, ये आपको याद करना रहेगा कि समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो सीधा सीधा मैं आंसर बता दे रही हूँ, ग्रिफिथ, कूपर और रिंगलाबेन, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ठीक है।
अब आपकी आप देख रहे हैं ना कि अभी ये दूसरी या तीसरी डेफिनेशन आपकी पूछी गई है, तो डेफिनेशन से बहुत आपके पूछे जाते हैं। समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। तो ये परिभाषा जो समाजीकरण की है, ये किसने दी है? जिसमें कहा गया है समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना, या सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। तो ये हमारी डेफिनेशन दी है हरलॉक ने, और इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो हमारे दिसंबर 2030 में पूछे गए थे लेवल 3 यानी कि पीजीटी में। तो ये हमारा आज वाला जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में या तो मैं कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगी पढ़ाने के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, या फिर हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी रहेगी, आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और चलते चलते मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि एचटेट 2024 के लिए हमारा बैच ऑनगोइंग है। 22 जुलाई यानी कि आज से हमारा बैच शुरू हो चुका है लेवल 3 पीजीटी के लिए, जनरल पेपर। और यहाँ पर हिस्ट्री जो आपका विषय है अगर पीजीटी में, तो आप हिस्ट्री के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप दोनों बैच को का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आपकी फीस यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगी, तो आप दोनों बैच भी एक साथ यहाँ हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।